क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। सभी बच्चे नोट कर लें, आप लोगों का रिवीजन हो जाए। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल verify the relationship between its zeros and coefficients. Verify the relationship between its zeros and coefficients. Between the zeros and coefficients. अब इसके 6 पार्ट्स दे रखे हैं, फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में देखिएगा क्या है, फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, ये हमको दे रखा है। तो जो भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। अगर वेरिएबल एक्स दे रखा होता है, वेरिएबल यहाँ पर हमको u दे रखा है, तो इस पॉलिनोमियल को हम एफ यू मान लेंगे। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल है उसको एफ यू मान लेंगे। लेट द पॉलिनोमियल बी, इस पॉलिनोमियल को हम मान लेंगे एफ यू। एफ यू कितना हो गया, 4u स्क्वायर प्लस 8u। जैसे क्या होता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली टर्म आती है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आती है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्स तो दे नहीं रखा है, यू के टर्म्स में दे रखा है, तो पहले यू वाली टर्म आएगी यू स्क्वायर वाली, फिर यू वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है तो ज़बरदस्ती लिख दो प्लस 0। किसी भी टर्म में 0 तो ऐड करा जा सकता है, तो प्लस 0 कर दिया। अब क्या करेंगे, कंपेयर इट विद standard क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तरीका अपनाना है हर क्वेश्चन में। कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं बोलूँगा एफ यू इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। याद करिए जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोला करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी यू के टर्म्स में दे रखा है तो क्या बोलेंगे, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, ये बोल देंगे। अब कंपेयर करने का मतलब ये है कि इधर यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और इधर यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई 4, इधर यू का कोफिशिएंट बी, इधर यू का कोफिशिएंट 8, तो इसका मतलब बी की वैल्यू हो गई 8। इधर कांस्टेंट टर्म सी और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 0, तो सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन्होंने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस भी निकालूंगा। अभी हमारे पास ए बी और सी आ गया। ठीक है, ए बी और सी ये आ गया। अब लिखेंगे टू फाइंड जीरोस, पुट एफ यू, यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसी को 0 के बराबर रख दीजिए जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 है इधर और 8 है, तो 4 कॉमन लिया जा सकता है। इधर यू स्क्वायर है और इधर यू है, तो यू कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन ले रहा हूँ मैं 4u कॉमन ले लिया। जब 4u कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा u, भाई 4 और u बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बचेगा u। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, ठीक है 4u इंटू यू प्लस 2। बताइए क्लियर। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होगा, 4u और u प्लस 2। लिखेंगे 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू 0, तो 4 इधर u
मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में जाएगा 0/4, यानी कि u की वैल्यू 0 हो गई, और इधर +2 इधर चला जाएगा तो u की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं यही हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ज़ीरोज़ आर, ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं, ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो जो दो वैल्यूज़ आती हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को 0 रखने के बाद जो दो वैल्यूज़ आती हैं, वेरिएबल x है तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, वेरिएबल u है तो u की दो वैल्यूज़ आएंगी। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया, यहाँ तक क्लियर है। हर एक क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपसे ज़ीरोज़ नहीं करवाया जाएगा, आपको सीधा सीधा जो भी पॉलिनॉमियल है उसको 0 के बराबर रखोगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग होती होगी तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा ही, ये वाला तो आसान ही है। तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन एक है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक रिलेशनशिप होती है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरी रिलेशनशिप होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरी रिलेशनशिप अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/। तो ये सेकंड रिलेशनशिप। तो इसका LHS देखेंगे फर्स्ट वाले का, अल्फ़ा प्लस बीटा। हाँ जी, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना जगह देखें, अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, तो 0 + -2 प्लस माइनस इज माइनस, यानी कि 0 - 2, तो रिजल्ट क्या आ गया -2। RHS क्या है -b/a, माइनस और b कितना है वो हम पहले ही देख चुके हैं, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। तो b कितना है 8, -8/4, रिजल्ट क्या आ गया -2। तो LHS -2, RHS -2। ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद इसका LHS देखें, इसका LHS क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, तो 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 इज 0। RHS होता है c/a, बाई c 0 है और a कितना है 4, 0/4, 0/8 0। यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई। और बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, नाम क्या आपका? अरविंद, गर्वित, बस? और कोई डाउट है तो बताओ, किसी बच्चे का कोई डाउट है? 1.1 का 7 हमारे ये दो ही चैप्टर आ रहे हैं क्या, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स? 1.1 का 7। चलिए जी, 1.1 का 7th क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको लिखवा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, 7th क्वेश्चन क्या है, सुनिए जरा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कह रहे हैं देयर इज अ सर्कुलर पार्ट अराउंड द स्पोर्ट्स टीम, कोई स्पोर्ट्स टीम है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पार्ट बना है, सर्कुलर पार्ट बना हुआ है, उस पर गोल गोल चक्कर काटते हैं लोग, घूमते हैं। तो लिखा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है, काफ़ी बड़ा है, तो पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, तो रवि को वही पूरा एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम पॉइंट पर स्टार्ट करा जर्नी और सेम टाइम पर स्टार्ट करा।
फिर वो बोल रहे हैं एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको एक कॉमन सेंस से आप समझिएगा। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, या तो HCF या फिर LCM। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो डिवाइड करते हैं, जो उन नंबरों को डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो नंबर है। एक नंबर क्या है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगे, सोनिया को 18 मिनट लगे, और जो रवि है रवि को 12 मिनट लगे। ठीक है, उसको 18 मिनट लगे, इसको 12 मिनट लगे। अब आप ये देखिएगा, मैं दो ही तो चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ, या तो LCM या फिर HCF। अब अगर LCM करेंगे या HCF करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है जैसे 18 है तो 18 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 टाइम्स 18। फिर करो सबसे छोटे प्राइम नंबर से, 2 से तो होगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 3 9, फिर 3 से होगा 3 होगा 18 हो गया। ऐसे क्या करिए, 2 से करेंगे 2 6 12, 2 3 6 और फिर 3 होगा। तो हमारे पास क्या आ गया है? 18 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 की पावर 1 तो 3 की पावर 2, और ऐसे 12 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 के नीचे 2 वाला टर्म लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो अगर इसमें HCF निकालना है तो HCF क्या हो जाएगा? दोनों में छोटी छोटी जो पावर होती है वो क्या होगा? तो छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में छोटी पावर 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 is 2, 3 की पावर 1 is 3, 2 3 जा 6, तो HCF तो आ गया 6। LCM में करते हैं उल्टा काम, बड़ी बड़ी पावर लेते हैं, दोनों में बड़ी बड़ी पावर है। 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 में बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में बड़ी पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 is 4, 3 की पावर 2 is 9, 4 9 का 36 आ गया। अब देखिएगा, कहानी ये है कि दोनों ने एक ही पॉइंट पर चलना शुरू करा, एक ही टाइम पर चलना शुरू करा और एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, रवि 12 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा रहा है, उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट में, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, तो धीरे धीरे रवि उससे आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वो चक्कर काटते हुए दोबारा कब मिलेंगे? तो एक चक्कर काटने पर तो नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि एक चक्कर रवि तो पहले काट लेगा, 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब 12 मिनट के बाद वो तो आगे पहुंच जाएगा, सोनिया आएगी धीरे धीरे, वो 6 मिनट और लगेंगे उसको लास्ट पॉइंट पर, मतलब वापस उसी इनिशियल पॉइंट पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो टाइम लगने वाला है वो कम नहीं लगने वाला, वो ज़्यादा लगने वाला। दोनों को दोबारा मिलने में ज़्यादा टाइम लगने वाला। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ना तो 12 मिनट से कम टाइम लगेगा ना 18 मिनट से कम टाइम लगेगा। कम और ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ? HCF हमेशा जो भी दो वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, HCF उनसे छोटा आता है। 12 और 18 दोनों से छोटा आ रहा है, HCF 6 आ रहा है, और LCM हमेशा दोनों ही वैल्यूज़ से बड़ा आता है। ठीक है, तो LCM क्या आ गया? LCM आ गया 36। तो बड़ी वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि दोबारा कब मिलेंगे? वो दोबारा कब मिलेंगे? वो दोबारा वो बड़ी ही वैल्यू पर मिलेंगे। तो आप ऐसा समझिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें ये सोचिएगा कि आपको वैल्यू छोटी निकालनी है या बड़ी निकालनी है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार क्या मैं LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो टीचर जो है वो आपके दिमाग में उतर के नहीं देखने वाला कि आपने क्या सोचा था और क्या करा था। आपको ये देखना है कि कर क्या रहे हैं ये दोनों के दोनों ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। तो जब दोनों के दोनों ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोबारा दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे? तो हम ये कहेंगे कि भाई 12 मिनट में नहीं मिलने वाला रवि, 12 मिनट में तो उसने राउंड कंप्लीट कर लिया, सोनिया भी पीछे ही है। ठीक है, फिर वो जो है दोबारा आएगा, तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि एक ऐसा टर्म जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है। तो 36 का मतलब क्या है? 5 3 जा 36, रवि ने तो 3 चक्कर लगा लिए होंगे, और 18 2 जा 36, उसने 2 ही चक्कर लगाए। तो रवि 3 चक्कर लगा कर आ गया वापस उसी पॉइंट पर, और सोनिया 2 चक्कर लगा कर आई, तब जाकर दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? तो जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो ये समझ लेना कि वो बड़ी वैल्यू निकलने वाली है तो LCM, नाम LCM है लेकिन वैल्यू बड़ी आती है, लोवेस्ट है नाम तो वैल्यू बड़ी आती है, नाम हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, लेकिन वैल्यू छोटी आती है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको। और बताइए आंसर इसका 36 होगा। मैंने दोनों चीज़ें निकाल कर दिखा दी आपको, आंसर 36 होगा।
बस ठीक है। चलिए जी, और ये मेरे को बता दीजिए, मैंने आप लोगों को बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप कर लें, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ हाँ, सरफेस एरिया है क्या? अच्छा, कौन सा पेज नंबर बताओ, एक्सरसाइज बता दो। चलो 170 पेज नंबर 170। क्वेश्चन नंबर गुलाब जामुन वाला। अच्छा चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है, गौरी मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। हाँ जी, सुनिएगा। अब गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है कि गुलाब जामुन बनाए कैसे जाते हैं, पहले वो समझ लीजिए और फिर ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। गुलाब जामुन में क्या होता है कि जब वो बनाते हैं ना उसको, तो वो थोड़ा स्पंजी रखते हैं उसको, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो वो तो पहले एक जगह कढ़ाई में बना लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे पकौड़ियाँ बनाते हैं उस तरीके से वो तो बना लिए जाते हैं, लेकिन उनमें छोटे छोटे पोर्स रखे जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी कढ़ाई होती है, उसमें क्या करा जाता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है और पानी के अंदर जो भी एरिया में, जैसे किसी एरिया में लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल देते हैं, किसी एरिया में लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो वहाँ थोड़े कम चीनी डाल देते हैं। मतलब शुगर सिरप, जिसको चाशनी बोलते हैं हिंदी में, वो तैयार करा जाता है। उसको गर्म कर देते हैं, गर्म करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है शुगर की वाटर के अंदर, तो शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। और फिर जब गुलाब जामुन थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो उनको उसके अंदर डिप कर देते हैं। डिप करते हैं तो वो जो शुगर सिरप है जो पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, अब वो थोड़ा सा लेवल उसका कम हो गया। लेवल क्यों कम हो गया भाई? हमने वो थर्स्टी ग्रो की कहानी सुनी, उसमें तो वो पत्थर डालता था तो वो तो पानी ऊपर आ जाता था। शुगर सॉल्यूशन जो है वो भी तो लिक्विड ही है, तो उसको तो ऊपर आ जाना चाहिए। तो कम कैसे हो गया? वो कम इसलिए हो गया क्योंकि पत्थरों में पोर्स नहीं होते, पत्थर पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन गुलाब जामुन तो एब्जॉर्ब करता है। तो वो क्या करेगा, वो चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो चाशनी थोड़ी कम हो जाएगी। कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? अपनी खुद की वॉल्यूम के 30% वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर उसका खुद का वॉल्यूम 100 ml है, मिलीलीटर में वॉल्यूम निकाला जा सकता है। ये मत सोचना कि मिलीलीटर सिर्फ लिक्विड का ही वॉल्यूम होता है, सॉलिड का भी वॉल्यूम मिलीलीटर में निकाला जा सकता है। तो वो अपनी वॉल्यूम के 30% शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेता है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर गुलाब जामुन जो है वो स्फेरिकल वाला नहीं है, वो सिलेंड्रिकल वाला है। वो आते हैं थोड़े लंबे होते हैं, वो लंबे वाले गुलाब जामुन। ठीक है, भाई मुँह में पानी आ रहा है सबके। चलिए देखिएगा, ये एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं लिखवा नहीं हूँ, समझा दूँगा दोबारा। देखिएगा, गुलाब जामुन की शेप ये है। ठीक, अब इन्होंने बोला कि each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends, 2 hemispherical ends। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम, मन में एज्यूम कर लेना कि वो गुलाब जामुन। ठीक है, तो देखिए इधर तो हो गया सिलेंडर, इधर तो हो गया सिलेंडर, और इधर हेमिस्फीयर और इधर भी हेमिस्फीयर। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि वो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना, सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ कितनी? देखिए क्या बोल रहे हैं, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। and diameter 2.8 centimeter।
गया, रेडियस 1.4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक वाला कितना है, ये भी तो 1.4 ही होगा भाई। ये रेडियस है स्मॉल आर, ये भी तो स्मॉल आर ही होगा रेडियस, सही है। अभी ये वाला तो करना नहीं होगा, कोई बात नहीं। ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, 1.4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। मतलब पूरे की लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है क्या? पूरे की ही लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, है ना। पूरे की लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, नहीं तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं, लेंथ ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं। पूरे को 5 सेंटीमीटर कर, ये पूरा 5 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 5 माइनस 1.4 इधर है और 1.4 इधर, यानी कि 2 into 1.4, ठीक है। 1.4 इधर, ये वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.4 और ये वाला 1.4, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.8, 5 माइनस 2.8 कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हम तक बताइए, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक की वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। तो मैंने बोला कि एक हेमिस्फीयर इधर और एक हेमिस्फीयर इधर लगा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, तो 2 हेमिस्फीयर का मतलब एक सिंगल स्फीयर हो गया, एक सिंगल स्फीयर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इधर पाई आर स्क्वायर है और इधर पाई आर क्यूब है, तो मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर बचा एच प्लस 4/3 आर, 4/3 आर, और रेडियस कितना था 1.4, तो 22/7 1.4 का स्क्वायर, ब्रैकेट में एच कितना था, ये 2.2 एच हाइट ऑफ द सिलेंडर, 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर कितना है 1.4, तो 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर, तो 14/10 इंटू 14/10 2.2, और ये 4 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा 5.6 3, 7 2 सा 14, 7 नीचे 10 ही रहता है, 7 2 सा 14 प्लस 42 इंटू 2 इज 44 इंटू 14
10 into 10 is 100 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2 का 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3, 44 into 14 into 6.6 plus 5.6 कितना हो जाएगा? 6 plus 6 is 12, 1 कैरी आ गया, 1 plus 6 is 7 plus 5 12, 12.2 100 into 3. तो 44 into 12.2 कर दो, 44 टू सा 88, 8 कैरी, 44 टू सा 88, 88 और 8 96, 9 कैरी, 44 वन सा 44 और 9, 44 और 9 कितना हो जाएगा? 53, 536.8, 44 into 12.2 536.8 into 14 100 into 3, 14 से कर दो, 14 8 सा 112, 11 कैरी आ गया, 14 6 सा 84, 84 और 11 95, 9 कैरी आ गया, 14 3 सा 42 और 9 51, 5 कैरी आ गया, 14 5 सा 70 और 5 70 अपॉन 100 into 3, यहाँ पॉइंट गया, 100 को काट दिया, ये डेसिमल 2 डेज इधर शिफ्ट हो गया, ये आ गया 75.152 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 7 minus 6 is 1, 3 5 सा 15, 3 0 सा 0, 3 5 सा 15 आ गया, 2 को छोड़ा 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करते हैं, ये हमारे पास आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब है। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, बताइए क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बाकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, आपने क्या करा कि एक जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इधर वाला एक हेमिस्फीयर प्लस इधर वाला एक हेमिस्फीयर, यानी कि टोटल आपने पूरे एक स्फीयर का वॉल्यूम एक सिलेंडर के वॉल्यूम में ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का पूरा वॉल्यूम आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, उसके आगे की कहानी देखते हैं। Find approximately how much syrup will be found in 45 gulab jamuns. 45 गुलाब जामुन। अच्छा, एक में शुगर सिरप कितना है? 30%। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। तो शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है? 30% ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। उसकी खुद की वॉल्यूम कितनी है? ये 25.05। तो 30% ऑफ 25.05, 30% में क्या बोलेंगे? 30/100 into 25.05। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 को मल्टीप्लाई करिए, 3 5 सा 15, 1 कैरी आ गया, 3 0 सा 0 और 1 1, 3 5 सा 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 सा 6 और 1 7, 75.15 अपॉन 10। एक जीरो से कट गया, तो ये इधर आ गया 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इतना शुगर सिरप जो है ना एक गुलाब जामुन में होगा, तो 45 में कितना? 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। देखिएगा therefore वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप
Johnsons is equal to 45 into 7.515. ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 greater 25 to carry 5 ones are 5 into 7, 5 5 are 25 to carry 5 7s are 35 or 37, 4 5s are 20 to carry 4 ones are 4 or 6, 4 5s are 20 to carry 4 7s are 28 or 30. Yeah. तो 338.17 सेंटीमीटर इतना सही है। और बताइए भाई, और कोई डाउट वगैरह हो किसी का? मैंने एपी स्टार्ट कर दिया था, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा है। चलिए जी, एपी में मैंने शायद आपको शुरुआत में फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.9 में कुछ दिया था करने के लिए। तो ठीक है, कोई नहीं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया। क्वेश्चन में देखना क्या लिखा था, अप्रॉक्सीमेटली पूछा है क्या? एंड अप्रॉक्सीमेटली बस, तो 338। हाँ जी, अब ना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। राइट, फर्स्ट 4 टर्म्स होता है ये